नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में भारी मैंडेट के साथ बनी भूपेश बघेल सरकार ने पूरी दमदारी के साथ 2 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर लगातार सरकार के कामकाज और नीतियों की समीक्षा का दौर चल रहा है। प्रदेश में विकास की राह पर भूपेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक थी तो वो नक्सलवाद था, जो नासूर बन चुका है, जिसके इलाज के तरह तरह के तरीके खोजे गए। 2 साल तक सरकार ने आदिवासी बाहुल्य इलाकों में विकास और विश्वास बढ़ाने के मोर्चे पर आगे बढ़ते रहने का बार बार दावा किया। यह बहस भी कई बार छिड़ी कि नक्सलियों की मौजूदगी पिछली और अब की सरकार में कैसे देखी जाए। इसे लेकर विपक्ष स्पष्ट नीति के अभाव का आरोप सरकार पर लगाता रहा, लेकिन अब राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2 टूक कह दिया कि नक्सलियों से बात तब होगी जब वो हथियार छोड़ेंगे, विश्वास जताएंगे संविधान पर। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम सहित पूरा मंत्रिमंडल चंद्रखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर पहुंचा और दूसरी सालगिरह का उत्सव मनाया। वैसे तो कम समय और सीमित संसाधनों में भूपेश सरकार ने कई उपलब्धियों को हासिल किया है, लेकिन नक्सल मोर्चे पर उसकी नीति कभी खुलकर स्पष्ट नहीं दिखी, जिसे लेकर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता रहा है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर भूपेश सरकार ने बस्तर में नासूर बन चुके नक्सलियों पर अपना रुख साफ कर दिया है। राज्य सरकार ने नक्सलियों को 2 टूक में कह दिया है कि पहले नक्सली देश के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़ें, तभी उनसे बातचीत होगी। सरकार का बहुत स्पष्ट रुख है नक्सली मुद्दे पर। सरकार चाहती है अमन चैन, छत्तीसगढ़ में अमन चैन हो, सबको विकास का फ़ायदा मिले। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा है कि हम जो सरेंडर कर रहे हैं, कोई हम उसको मार तो रहे नहीं हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं बराबर उसको नौकरी दे रहे हैं, व्यवसाय करने के लिए अवसर दे रहे हैं, अच्छा जीवन जीने का उनको अवसर दे रहे हैं। एक और राज्य सरकार नक्सलियों से बातचीत को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया कि नक्सल फ्रंट के लिए सरकार की कोई प्लानिंग ही नहीं है। 2 साल में सरकार ने माओवादियों की समस्या को दूर करने में कोई पहल नहीं की। देखिए, 2 साल हो गया है, नक्सलियों से लड़ने के लिए लोग कोई स्पष्ट नीति आज तक बना नहीं पाए हैं और तरह तरह से बात करते हैं। और तो और जब झीरम घाटी कांड हुआ था तो उस समय प्रदेश के आज जो मुख्यमंत्री हैं वो विपक्ष में थे, तो बोलते थे कि मेरे जेब में इसका सबूत है, लेकिन आज 2 साल हो गया है, वो सबूत निकला नहीं है, तो इनकी बातों का विश्वास ही नहीं किया जा सकता। जाहिर है नक्सलियों ने देश की सबसे सुंदर जगहों में से एक छत्तीसगढ़ के बस्तर को आतंक की आग में झोंक दिया है। बस्तर में बीते 30 सालों से सिलसिलेवार नक्सल घटनाओं में सैकड़ों आम नागरिकों और जवानों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि इसे जड़ से खत्म करने का दम भरने वाली सरकारों पर इनसे सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नक्सली समस्या का आखिरी समाधान बातचीत ही है या कोई और विकल्प है जिससे छत्तीसगढ़ में शांति बहाल हो सके। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो 3 दशकों से ज्यादा की समस्या, बल्कि जो नासूर बन चुकी प्रदेश में, जिसने हर एक सरकार को हर एक दौर में परेशान किया, इलाके में विकास करने से बाधा डालने वाली कई घटनाएं सामने आने पर सरकार इससे चिंतित रही। अपने अपने तरह से कभी कड़ाई की, कभी ढिलाई की, कभी बातचीत की, कभी किन्हीं और विकल्पों को लेकर बातचीत चलती रही, लेकिन सरकार अपने विजन के मुताबिक क्या इस समस्या पर लगाम कस पाई, कंट्रोल कर पाई, ये एक बड़ा बिंदु है जो समीक्षा के तौर पर इस दौर में बार बार उठता रहा। सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया कि बातचीत का कोई इरादा तब तक नहीं जब तक हथियार ना छोड़ें, और सरकार तो सब कुछ दे ही रही है, अपनी नीतियों में सुधार कर ही रही। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो सरकार की अब ये 2 टूक है, इससे क्या समस्या के समाधान में असर आएगा और क्या और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेज तर्रार वक्ता। आप सबका इस मंच पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम हर दिन जब कोई टॉपिक लेते हैं तो भरपूर उसका एनालिसिस भी होता है। श्रीश जी, ये इस समय कहने की आवश्यकता सवाल के जवाब के तौर पर ही मात्र ली जाए
या जो बार बार विपक्ष हमला करता था कि स्पष्ट नीति नहीं है, बातचीत पर हमेशा सवाल उठाती थी, ये उसका जवाब? देखिए पुनीत जी, जो भूपेश बघेल जी ने बात कही है उसके कई मायने हैं। पहली बात तो आपने जो बोला कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार की कोई नीति नहीं है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बात को साफ तौर पर इंगित किया है कि जो विपक्ष अभी है, जो तत्कालीन सत्ताधारी दल था भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक, उसकी कोई नीति, कोई उसका दस्तावेज, कोई उनकी रणनीति का सरकार को कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है भूपेश बघेल जी की कहना कि 15 साल तक जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसकी कोई ठोस नीति, उसका कोई दस्तावेज, उसका कोई दस्तावेजीकरण कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ा गंभीर आरोप है और जो भारतीय जनता पार्टी नीति की बात करती है तो उसको एक तरह से करारा जवाब भी है। अब हम बात उस पर आते हैं कि ये टाइम क्यों चुना, चूँकि उनकी सरकार को 2 साल होने जा रहे हैं और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बोला था कि वो 2 साल तक सरकार के कामकाज को देखेंगे, उसके बाद बोलना शुरू करेंगे, तो उन्होंने अपना बोलने का एक क्रम शुरू किया। तो छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो सबसे बड़े मुद्दे 2 ही हैं, नक्सलवाद और धान, जिसके इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी इसलिए क्योंकि जब विपक्ष मुखर हुआ तो उनको लगा कि इसका एक माकूल जवाब दिया जाए, और वो अलग अलग मंचों पे हर दिन जा रहे हैं जहाँ पर उनके 2 साल के कामकाज को लेकर बात हो रही। तो जब सवाल आया कि नक्सलियों से लड़ने के लिए आपकी क्या नीति होगी, तो उनका साफ कहना था कि वो हथियार छोड़ें, तब उनसे बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनका कहना था कि सबसे पहले उन लोगों से बात की जाएगी जो पीड़ित परिवार, जो पीड़ित लोग हैं, जो नक्सलवाद की समस्या, उनकी बात भी सुनी जाएगी। माने कुछ लोगों पर आरोप लगता है कि ये गांव नक्सल समर्थक गांव है, तो उनका मानना ये है कि ऐसे लोगों से बात की जाए, उनकी समस्या को समझाए कि वो किन 2 चक्कियों के बीच में पिस रहे हैं, चक्की के किन 2 पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। तो और अभी यदि बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू का जो कार्यकाल था 2010 का, जो CRPF का हमला था जिसमें 76 जवानों की शहादत हुई थी, उसके बाद अब मेहरा बाड़ा देखें और बहुत सारी ऐसी रानी बोदली घटना देखें जहाँ पर सलवाजुड़ू कैंप में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने नरसंहार किया था। तो डॉक्टर रमन सिंह जी की एक बात को मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। डॉक्टर रमन सिंह का कहना था, जब उनके ऊपर तत्कालीन विपक्ष मतलब कांग्रेस आरोप लगाती थी कि ये नक्सलवाद से लड़ नहीं पा रहे थे, उनका कहना था कि फोर्स को रेज होने में टाइम लगता है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, अब जो तेलंगाना हो गया है और वहाँ पर जो उस समय की फोर्स थी ग्रे हाउंड, उसके बारे में कहा जाता था कि वो नक्सलवादियों से लड़ने के लिए बहुत सक्षम है, उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना है, छत्तीसगढ़ में भी काम करता है, पूरे देश में भी काम करता है। उन्होंने कोलकाता में, मुंबई में, भोपाल से तक नक्सलियों की फैक्ट्रियां और उनके जो ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड जो कैडर्स थे उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था और उनको पकड़ के भी ले गए थे। तो ग्रे हाउंड को रेज होने में 30 ईयर्स लगे। तो छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने उस दिशा में काम किया था, जिसमें जंगल वॉरफेयर स्कूल की बात करें या छत्तीसगढ़ में जो छोटे जिलों की परिकल्पना हुई, बस्तर में जिस तरह से बस्तर को 7 जिलों में बांट दिया गया, और यदि सरगुजा में देखें वहाँ पर भी जिस तरह से बलरामपुर, सूरजपुर जिले बने, यहाँ पर रायपुर में गरियाबंद बना, बलौदा बाजार बना, तो उसके पीछे बालोद बना। उसके पीछे यही रणनीति थी कि प्रशासन, पुलिस निचले स्तर तक पहुँचे। उन्होंने भी अच्छा काम किया। अब चूंकि वो विपक्ष में है तो उनका दायित्व बनता है कि वो आरोप लगाएं। विधानसभा का सत्र अभी अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है, तो विपक्ष अपने आप को धार देने में लगा है, मुखर होने में लगा। पर ये नहीं कहा जा सकता कि छत्तीसगढ़ सरकार की, वर्तमान सरकार की कोई नीति नहीं है, वो काम नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर इतना दबाव है कि वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं, बालाघाट में लगातार घटनाएं कर रहे हैं, यदि आप देखेंगे तो, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बालाघाट जाके समीक्षा बैठक लेनी पड़ी। वहाँ की जो नक्सलवाद से लड़ने के लिए अलग से फोर्स है उसकी मीटिंग करनी पड़ी। तो और साफ तौर पर हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी, उनका भी कहना है कि यहाँ पर जो दबाव बना है छत्तीसगढ़ में, उसका प्रभाव आपको कान्हा में, बालाघाट में, जो कान्हा का जो रीजन है उसमें जिसमें मंडला भी आता है, बालाघाट का भी कुछ हिस्सा आता है, वहाँ पर आपको साफ तौर पर देखने मिल रहा है। मतलब उनको समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगार नहीं रहा है। और जिस तरह से जब फोर्स और नक्सलियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो साफ समझ में आता है कि फोर्स एग्रेसिव मोड में है। जब नक्सलियों के साथ उनका एरिया डोमिनेशन के लिए जाते हैं या इस तरह की, जब वो वहाँ पर उनके इलाके में घुसते हैं, जैसे इस बार एक बड़ी घटना होगी, जिन इलाकों में नक्सल कभी फोर्स या कोई जाता नहीं था वहाँ पे भी रोड के काम शुरू हो गए। इसका मतलब है कि जो
पहली सरकार ने अच्छे काम किए थे, ये सरकार उसको आगे बढ़ा रही, और जहाँ वैचारिक स्तर पे जो रणनीति स्तर पे या नीति स्तर पे बात थी वो भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी जो घटनाएं हुई बीजापुर में या कांकेर में, तो सीआरपीएफ के डीजी, फिर उसके बाद सीमा सुरक्षा बल के डीजी, इन सब का दौरा हुआ, और जो आंतरिक सुरक्षा सलाहकार हैं, इतने दिनों में पहली बार देखा कि उन्होंने राजनांदगांव में भी जाके मीटिंग की के विजय कुमार ने। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के साथ भी राज्य सरकार कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा है, और जहां तक राजनीति की बात है तो राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। केदारनाथ जी, काम तो आपकी सरकार ने भी किया, काम ये सरकार भी कर रही है, क्या ये केवल सियासी एक आरोप है? क्योंकि आप भी जानते हैं, लंबा आपने भी डील किया इस समस्या से, कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार की कोई स्पष्ट नीति इस दिशा में नहीं है? नहीं, देखिए, दो बातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि कोई नक्सलवादियों से मिलने का दस्तावेज नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई दस्तावेज नहीं है तो जो नक्सली समर्पण करते हैं, क्या बिना दस्तावेज के इनको सुविधा दी जा रही है? क्या इसके लिए कोई प्लानिंग पूर्व सरकार के लिखित में है ही नहीं और उसके बिना काम चल रहा है? तो अगर इस प्रकार का कोई बयान आता है तो दुख होता है कि सरकारी काम है और उसमें अगर नक्सलवाद जैसी गंभीर चीजों में वो अगर समर्पण करते हैं तो उसके लिए कोई दस्तावेज नहीं होगा। ये संभव है? उनको इतनी सारी सुविधाएं बिना दस्तावेज के मिल रही, इसलिए मैं इस आरोप को तो खारिज करता हूं कि कोई दस्तावेज नहीं है। दूसरी बात, जिस सरकार ने, डॉक्टर रमन सरकार ने सरगुजा जैसे खतरनाक क्षेत्र को पूरा नक्सलवाद से मुक्त किया, बस्तर में प्रहार 1, 2 और 3 2016 से 2018 तक चलाए नक्सली बैकफुट में, उस समय ही वो कवर्धा होते हुए बालाघाट की ओर कूच करने लगे, नक्सली बैकफुट पर आ गए थे। परंतु दुख है कि ये सरकार 2 साल से जब से यहाँ पर आई है, इन्होंने कहा हम 3 स्तर पर बात करेंगे, एक स्तर भी नहीं 3 स्तर पर हम अधिकारियों से बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे, नक्सलियों से बात करेंगे। हम जब से कह रहे हैं हम तो नक्सलवाद पे राजनीति करना नहीं चाहते, आरोप लगाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी हर अच्छे कदम में नक्सलवाद के लिए, लड़ाई के लिए सरकार के साथ खड़ी है। परंतु ये बातचीत से अगर हल निकलता इसका, तो कब से बातचीत होकर हल निकल चुका होता। इन्हों तो प्रहार 1, 2, 3 के बाद लगातार आक्रमण करने थे, और आज मैं दावे से कहता हूं कि 2016 से 18 के बीच जो सुरक्षा बल के जवानों ने लड़ाई लड़ी है वो जारी रहती तो आज बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो चुका होता। पर मुझे ऐसा लगता है कि 1966-67 से जब से नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद शुरू हुआ और जो रेड कॉरिडोर बना, तो कांग्रेस का शासनकाल ज्यादा राज्यों में था। इन्होंने लड़ने की रणनीति नक्सलवादियों से कभी बनाई नहीं, तो जब सत्ता में बैठे तो इन्हें ऐसा लगा नक्सलवाद ऐसे ही ठीक है। चलिए, मैं आपके आरोप केदारनाथ जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपने बोला कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, तो जो उस समय भारतीय जनता पार्टी थी, डॉक्टर रमन सिंह का भी यही कहना था कि हथियार छोड़कर यदि कोई भी आएगा तो उससे वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आप फिर अभी क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा शिरीष जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई हथियार छोड़कर आता है तो बात करेंगे। पर 2 साल बाद ये सरकार ने 2 साल पहले जब सत्ता में आई तब कहा कि हम बातचीत से पहले हल ढूंढेंगे, उसके बाद फिर दूसरी रणनीति बनाएंगे। तो 2 साल उसमें क्यों गंवा दिए? आज वो कहते हैं संविधान के अनुरूप हम काम करेंगे, तो 2 साल से क्या बिना संविधान के काम कर रहे थे क्या? तो मुझे बड़ा अटपटा लगा आज। पर नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है, छत्तीसगढ़ में हम सबको इससे मिलकर लड़ना है, और निश्चित रूप से इसमें सरकार जो कारगर कदम उठाती तो भाजपा साथ में। परंतु अगर कहीं कोई विश्लेषण होता है, किसी बात की कोई कमी आती है, तो हम जवाब तो देंगे, आरोप तो लगाएंगे। केदारनाथ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपने बोला सरकार ने 2 साल तक क्या किया, तो यदि ये बात मानी जाए कि इस सरकार ने 2 साल में क्या किया, तो 2008 से जब तक आप नक्सलियों से लड़ने वाली स्थिति में आए, तो आपकी फोर्स ने भी उस समय, मैंने छत्तीसगढ़ की फोर्स ने भी इतने सारे शहादत झेली, इतना नुकसान झेला, इतने लोगों, इतने नागरिकों की, और आपकी सरकार ने भी प्रयोग किया सलवा जुडूम जैसा। जैसे अभी ये सरकार लोन वर्नाटू चला रही है, वैसे ही उस सरकार ने उस समय सलवा जुडूम किया, जो कांग्रेस के नेता, उसमें महेंद्र कर्मा जो बाद में जीरम हमले में शहीद हुए, वो उसको लीड कर रहे थे। इवन आपकी पार्टी के नेता भी उसको लीड करने की स्थिति में नहीं थे, तब भी कांग्रेस के लोग ही कर रहे थे। ये बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी सरकार होती है वो अलग अलग नीति बनाती है। जब उस नीति पर वो सक्सेस नहीं होती तो फिर दूसरी नीति पर चलती है। उसका पहले सॉफ्ट रहता है रवैया, फिर हार्ड, फिर हार्डर, फिर हार्डेस्ट। तो आप यदि बोल रहे हैं कि सरकार पहले दिन से इस तरह की करती, तो उनको लगा कि जो लोग शोषित हैं, परेशान हैं, और जो लोग पीड़ित हैं, उनसे, उस वर्ग से बात की जाए। तो सरकार ने इसका पूरा प्रयास किया, और जब उनको लगा कि उससे हल नहीं निकल रहा, तब उन्होंने ये जो आज का बयान है भूपेश बघेल जी का, कल का बयान है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने बोला कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। तो आप ये नहीं कह सकते सरकार ने 2 साल गंवाए हैं।
नहीं श्रेष जी, मेरा उसमें ऐसा कहना नहीं है। मेरा कहना है कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, नक्सलवाद को काफी नजदीक से देखा है। तो क्या ये 2 साल का ही अनुभव रहा छत्तीसगढ़ में उनको नक्सलवाद का? क्या जब मध्य प्रदेश संयुक्त मध्य प्रदेश तब नक्सलवाद नहीं था? तो इसे कैसे निपटा जाए, ये 15 साल विपक्ष में थे तब भी इनके समझ में नहीं आया। जो 2 साल बाद ये प्रैक्टिकल करते रहे और जो बस्तर लगभग मुक्त हो रहा था नक्सलवाद से, बैकफुट पर हो गए थे नक्सली। सुरक्षा बलों को मैं सैल्यूट करूंगा, जवानों को, कि उन्होंने लगातार प्रहार किया। पर उसके बाद अगर ये बात होती है बातचीत, तो हम भी इंतजार कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए, शायद सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम हो जाए। परंतु कहीं ना कहीं बस्तर को नुकसान हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश को नुकसान हुआ है। और जो सिविलियंस थे, जैसे एक सब इंस्पेक्टर मारे गए, रेंजर मारे गए रतराम पटेल, और पालम डब्बू से पोलमपल्ली 12 लोगों को वहां से भगा दिया गया कि आप मुखबिर है, उनको शरण लेनी पड़ी दूसरे गांव में। तो लगातार जो एक लड़का जो लड़की देखने जा रहा था शादी के लिए, उसकी हत्या कर दी। केदारनाथ जी ये सारा इतिहास प्रदेश ने ऑलरेडी देखा है, बल्कि जिया है, इसको कहें तो ज्यादा गलत नहीं। और जहां तक 3 स्तर की बात है, मुझे याद है रमन सिंह जी का दूसरा कार्यकाल, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से त्रिस्तरीय प्रणाली लाए थे कि सामाजिक सोशली भी उनको ऊपर लाया जाएगा, विकास की रफ्तार वहां बढ़ाई जाएगी और इसके बाद विश्वास कायम किया जाएगा। फोर्सेस को कहा था आप गांव में जाएं, तो ये प्रोसेस आपने भी चलाई। इसीलिए मेरा सवाल था कि क्या केवल विपक्ष के नाते आपको ये आरोप लगाना है? क्या आप इस समय की बर्बादी मानते हैं पर्याप्त उत्तर के बावजूद? छोटा सा ब्रेक ले लूं, जितने आरोप आपने लगाए शर्मा जी से उनका उत्तर लूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, सीधा सा एक सवाल जो विपक्ष उठा रहा है, पहले कहता था कोई स्पष्ट नीति नहीं नक्सलवाद को लेकर, और अब कह रहा है 2 साल क्यों लगे इस स्टेटमेंट को आने में? देखिए पुनीत पाठक जी, कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है और शुरू से यही नीति। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम 3 रास्ते पे चलेंगे, विश्वास, विकास और सुरक्षा। और जिन लोग भारतीय संविधान पे, भारत के नियमों पे, भारत के प्रजातंत्र पे विश्वास करते हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे, गांव में जाकर के पीड़ित पक्ष से बातचीत करेंगे। और इस दिशा में लगातार 2 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, अभी माननीय शिरीष मिश्रा जी ने बताया कि ऐसे दूरस्थ अंचलों में जहां कभी सड़क बनने की संभावना नहीं बनती थी, ऐसी जगहों में सड़कों का निर्माण होने लगा है। वहां के आदिवासियों को, किसानों को जो उनकी जमीनें वापस की गई हैं, औद्योगिक प्रयोजन की ली गई जमीनें, और इसी तरह से वनोपज में जो 7 वनोपज से बढ़ा करके 52 वनोपज किए गए, वहां के स्कूलों को फिर से खड़ा किया गया, वहां की स्वास्थ्य सुविधा को व्यवस्थित किया गया, हाट बाजार के माध्यम से हाट बाजार क्लिनिक खोल करके उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं को जिस तरह से सरकार ने निरंतर प्रयास किया है, इससे सरकार बस्तर के आदिवासियों के विश्वास को जीतने में सफलता अर्जित की, जिसके परिणाम स्वरूप आप रोज पढ़ रहे होंगे कि पहले पुलिस के मारे जाने की खबर आती थी, मगर आज की तारीख में लगातार बड़े बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर आती है। लोन वराठी के माध्यम से, अन्य तरीकों से आज लगातार बड़े बड़े ख्याति नाम कुख्यात नक्सली जो है सरेंडर कर रहे हैं, सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद किसी सही संदर्भ में कहा होगा कि हमारी स्पष्ट नीति है कि जो भी व्यक्ति, नक्सली का ही प्रश्न नहीं है, जो बात तो उसी से होगी जो भारत के संविधान को स्वीकार करता है, बात उसी से होगी जो आदमी भारत के प्रजातंत्र पर यकीन रखता हो। मगर मैं अगर इस संबंध में अगर दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो बड़ी गंभीर बात है। और शिरीष मिश्रा जी ने जैसे कहा, मैं जानना चाहता हूँ, दरअसल शायद आपके पास समय कुछ कम होगा, एलेक्स जॉन पॉल मेनन का जब अपहरण हुआ था तो नक्सलियों से बात हुई थी कि नहीं हुई थी? मध्यस्थों के माध्यम से बात हुई थी, कुछ चर्चा हुई होगी, कुछ शर्तें तय हुई होंगी, उसके दस्तावेज हैं या नहीं? जो जिसमें विनोद चौबे जी की हत्या हुई, जिसमें भारी तादाद में 76 पुलिस वाले मारे गए, उसके संदर्भ में क्या कार्रवाई हुई, उसका कुछ दस्तावेज है कि नहीं? झीरम घाटी की घटना हुई, उसमें से 30-32 लोग मारे गए, कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व समाप्त हुआ, उसके संदर्भ में क्या इनपुट आया, क्या गोपनीय खबर थी, उसके सरकार ने उस पर क्या कदम उठाए? बीच बीच में पुलिस के और अन्य राज्यों के बीच में जो बातचीत होती थी, बैठकें होती थी, उसके दस्तावेज उपलब्ध है कि नहीं? आने वाले समय में इसके लिए क्या रणनीति होगी? क्या जो सलवा जुलूम के बाद या सलवा जुलूम के पहले उसके क्या परिणाम निकले? चलिए, मैं केदार जी से उत्तर लूंगा। शर्मा जी, एक छोटा सा सवाल, आपने ठीक समझा है कि थोड़ा वक्त कम है।
एक स्पेसिफिक सवाल, क्या जो आपने पीड़ितों से बात करने की बात कही थी सत्ता में आते, इसे मिस इंटरप्रिटेट किया गया, इसे गलत समझा और प्रसारित किया गया आपके मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल, इसको गलत समझा गया क्योंकि है। बातें दो अलग अलग हैं। एक, कई ऐसे गांव रहे हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया कि हम दो पार्टों के बीच में पिस गए, जैसा श्री जी भी कह रहे थे, तो आपने उनकी सुन ली और ये माना गया कि ये नक्सली समर्थक हैं और इसीलिए इनसे बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। वहां पर बस्तर में आमतौर पे बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि हम तो दोनों तरफ से मर रहे हैं, हमारे घर का कोई आदमी गायब है तो हमको नक्सली समझ के अंदर कर दिया जाता है, इधर नक्सली आके धमकाते हैं हमको खाने का सामान दो, पीने का सामान दो। तो इस परिस्थितियों को विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी तरह केदार जी, अब तो जो बात आप कहते थे कि कड़ाई से आप बातचीत से इनकार करें, अब सरकार कह रही है, बातचीत की, अब सरकार कह रही, अब विपक्ष क्या कहेगा? अब लगेगा आपको कि ठीक नीति है? नहीं, देखिए, विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक मंशा नहीं रखती, परंतु मेरे भाई सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि झीरम घाटी के दस्तावेज कहाँ हैं, तो मैं कहूंगा कि जब इनकी सरकार विपक्ष में थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बयान दिया था, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि इसके सबूत मेरे जेब में है, मैं दूंगा। तो क्या वो दस्तावेज नहीं है? क्या उसे हम सिर्फ वो विपक्ष में थे इसलिए एक राजनीतिक बयान मानते हैं? जी, पर भारतीय जनता देखिए पाठक जी, गुप्ता जी बात को इधर उधर कर रहे हैं। एक सरकार होती है छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार नहीं होती। अगर कोई रणनीति बनती है तो गृह मंत्रालय में बैठकों का ब्यौरा होना चाहिए, उस रणनीति का ब्यौरा होना चाहिए, उस ब्यौरा की जानकारी। मैं ये जो राजनीतिक बयान होते हैं, मैं आपके टेलीविजन में जो बयान दे रहा हूँ इसकी जानकारी नहीं मैं मांग रहा हूँ। जो सरकार की बैठकें होती हैं, मंत्रिमंडल की बैठकें होती है, जिसमें बड़े मैं जानना चाहता हूं कि केपीएस गिल को यहाँ सलाहकार बनाया गया था, उनको कई महीने तक तनख्वाह दी गई, उन्होंने क्या सलाह दिया, उनके सलाह कहां पर दर्ज है, उनके सलाह पर क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने, इस बात का दस्तावेज कहां है, इसकी जानकारी कौन देगा? सरगुजा में जड़ समय, चलिए, विषय बड़ा वृहद है केदार जी, आप भी जानते हैं, सुरेंद्र जी भी जानते हैं। जवाबदेही अगर आप तय करने पे जाएंगे तो 15 वर्ष उसको लेकर चर्चाएं चलती रहेंगी। फिलहाल 2 साल वर्सेस 15 साल, किसने कितनी लगाम कसी जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन प्रयासों में ईमानदारी किसके है, ईमानदारी से कौन इस समस्या को एक्सेप्ट करके हल की तरफ बढ़ रहा है, ये जरूर हम देखेंगे, इस पर नजर रखेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।